बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये कहानी मेरे साथ अब्दुल वहाब साहब ने शेयर की है और इस कहानी को उन्होंने मेरे साथ कहीं से सुन के शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि महरीन, आप चूँकि ऐसी स्टोरी शेयर करती हैं जो मुआशरे में आगाही की वजह बनती है, तो आप ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माँओं के लिए जब आप घरों से बाहर निकलती हैं, बहुत से लोगों से आपका मिलना होता है, बहुत सी चीज़ें आप पर आश्कार होती हैं वक़्त के साथ-साथ और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको पता लगती हैं, जो आपको बाद में पता लगता है कि शायद आपको ये कुछ पहले पता होती, तो थोड़े मामलात जो हैं, वो बेहतर होते। तो उन्होंने कहा कि ये स्टोरी ज़रूर शेयर करें और जब मैंने स्टोरी को सुना, पढ़ा, तो मुझे भी लगा कि यकीनन ये एक ऐसी कहानी है, जो माशरती इस्लाह का पहलू रखती है और अपने इस चैनल पर मैं माशरती इस्लाह से मुताल्लिक स्टोरी ज़रूर शेयर करती हूँ। ये कहानी जो है ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने पहली बार घर से कदम बाहर निकाला था। यानी कि पढ़ने के बाद, पढ़ाई के बाद प्रैक्टिकल फ़ील्ड में उसने पहली बार कदम बाहर रखा था। आपको मालूम ही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो बच्चियाँ जॉब करती हैं, उन्हें मालूम है कि जब तक हम पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज लाइफ़ होती है, तब तक हमारी बड़ी आज़ादी की ज़िंदगी होती है, लेकिन इस आज़ादी का एहसास हमें तब होता है जब हम गुलामी में आते हैं। जी हाँ, जब हम नौकरी करने लगते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हम किसी के अंडर काम करते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि वो हमारी ज़िंदगी कितनी आज़ादी की ज़िंदगी थी, वरना हमें हमेशा ये लगता है कि पढ़ाई का दौर सबसे मुश्किल दौर है। लेकिन फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि वो कितना खूबसूरत दौर था। खाया, पिया, पढ़ा, लिखा, सो गए, किसी को जवाब दे नहीं। लेकिन यहाँ पर आप जवाबदेह भी हैं, आपको सवाल-जवाब भी देने हैं, आपको अपना काम टाइम से भी करना है। ठीक नहीं करेंगे तो आपके लिए मुसीबतें भी हैं, आपकी तनख्वाह भी कट सकती है, नौकरी भी जा सकती है, आपको सज़ा के तौर पे ऑड आवर्स शिफ्ट्स दी जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है और ऐसे में इंसान को लम्हा-लम्हा जब ये फ़िक्र होती है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, तो ये चीज़ जो है एक सर पे लटकती हुई तलवार होती है, जो कई दफ़ा आपसे बहुत से ऐसे ऑड काम्स भी करवाती है, जो शायद आप आम हालात में कभी ना करें। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके घर में एक मिडिल क्लास फैमिली थी और पढ़ाई के बाद घर वालों ने चाहा कि उसका रिश्ता हो, लेकिन रिश्ता भी कोई अच्छा आया नहीं और इस दौरान में उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली और फिर उसने सोचा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, मैंने इतना पढ़ा है। बैचलर्स किया 4 साल वाला और उसके बाद इस लड़की ने अपने लिए जॉब ढूँढनी शुरू की। जॉब जब ढूँढनी शुरू की तो ऐसे में कुछ जॉब्स मिल नहीं रही थी, बड़ी जगह पे अप्लाई किया, उसके बाद फाइनली इसको एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती है और एक अच्छी अमाउंट हैंडसम सैलरी जो है इसको ऑफ़र होती है और ये बड़ी खुश होती है कि इसको लगता है कि अब इसने कुछ अचीव किया है। घर वाले भी बड़े खुश होते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये अपनी जगह जो है अपनी जॉब पे बनाना शुरू कर देती है। इस तरह की जो जॉब्स होती हैं जहाँ पे आपको हैंडसम सैलरी दी जाती है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बहुत होता है, वर्क की डिमांड भी होती है। ऐसी होती है कि आपको डिलीवर करना है, टाइम पे करना है, परफेक्शन के साथ करना है और बहुत ज़्यादा एक कम्पेटिटिव जॉब थी जिसमें आपके साथ बहुत से आपके कंपैरेटर्स भी थे और जॉब पे आपको पता है कि फिर आपको बहुत से लोगों के साथ बना के रखनी होती है। कुछ आपके सीनियर्स होते हैं, कुछ जूनियर्स होते हैं। कई लोग जो है अपनी लॉबीज़ बना लेते हैं ताकि वो अच्छे से किसी भी इदारे के अंदर जो है वो घुस जाएँ और उस इदारे में अपनी जगह बना लें। बहुत तरह की सियासतें चलती हैं, बड़ा कुछ होता है। कई जगहों पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, कई जगहों पे एक नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, कई जगहों पे बहुत ही संग-दिल एनवायरनमेंट होता है। ऐसा ही एक एनवायरनमेंट उसको मिला जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी था और संग-दिल भी था। हर चीज़ पर जवाबदेह होना पड़ता था, ज़रा-सी गलती पर कॉल हो जाती थी, ज़रा-सी गलती पर कट्स लग जाते थे। तो ऐसे में जो अपने सीनियर्स होते थे उनके साथ बहुत बना के रखनी पड़ती थी। अब चूँकि ये बच्ची जो है ये पहली बार जॉब कर रही थी, बाहर निकली थी, तो ऐसे में बहुत सारा एक्सपोज़र तो था नहीं। इसके जो सीनियर्स थे, उन्होंने शुरू में इसको थोड़ा-सा डराया, धमकाया और ये थोड़ा-सा डर जाती थी। नौकरी ना चली जाए एक आपको वार्निंग मिल गई, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग पे आप टर्मिनेट हो सकते हैं। अब जब इस तरह का एनवायरनमेंट और माहौल होता था, तो अपनी जॉब को बचाने के लिए उसने भी एक लॉबी का हिस्सा बनना पसंद किया। उसी लॉबी में उसके एक सीनियर थे। सीनियर जो है वो भी कोई इतने ओल्ड नहीं थे मतलब अराउंड 30-32 उनकी एज थी। ये बच्ची जो है ये इस वक़्त इसकी उम्र 22 साल थी। अब क्या होता है जनाब के छोटे-छोटे जब मसाइल होते थे, तो पहले तो जगह-जगह से जो प्रेशर्स मिलते थे, जो सीनियर थे, इनके उसका नाम जो है नवीद गालिबन था, हाँ जी। तो नवीद साहब जो थे, उन्होंने ये जो लड़की है इसका नाम साइमा हम रख लेते हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली मैं नामों को वैसे भी नहीं चाहती कि कोई इसको हाइलाइट किया जाए। अब नवीद साहब जो है वो साइमा को फ़ेवर्स दे देते थे। जब भी कोई इश्यू आता था, कोई भी थ्रश आने लगता था, तो वो उसको हैंडल कर लेते थे और ऐसे में ये चीज़ जो है उसको बड़ी अच्छी लगती थी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता दोस्ती और दोस्ती से आगे बात बढ़ना शुरू हो गई। साथ कोलीग्स से पहले साथ खाना खाना,
फिर जगह-जगह जब वो उसको फ़ेवर्स देते थे, तो कभी-कभी ज़ुबानी जुमले बोल देना, कभी उसका दिल रखने के लिए, कभी असल में तो वो बेसिकली अपने उस फ़ेवर का उससे अब बदला लेना चाहते थे, यानी कि एहसान का बदला चाहते थे। बच्चे जो है ये थोड़ी इमैच्योर आप कह लीजिए, और थोड़ा एक आपको होता है कि जब ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं, कोई आपके साथ अच्छा सलूक करता है, आपको अच्छा लगता है, फिर फ़ेवर्स मिलती हैं, तो आप और ज़्यादा कंफ़र्टेबल होते जाते हैं। यहाँ तक कि इस बच्ची के दिल में नवीद साहब की जो है जगह बननी शुरू हो गई। अब साइमा और नवीद जो है ये आपस में देर तक बैठा करते थे, खाने खाते थे, चाय पीनी, देर तक ऑफ़िस में रुकना, ये सब चीज़ें चल रही थी। नवीद साहब जो है उनके बारे में सबको पता था कि वो शादीशुदा है। साइमा को ये बात पता तो लग गई थी शुरू में ही, लेकिन नवीद साहब ने ऐसा इंप्रेशन उस पे छोड़ा कि मेरी वाइफ़ जो है, वो बिल्कुल मतलब मुझे पसंद नहीं, ज़बरदस्ती शादी की गई, बस गुज़ारा ही है, रोज़ घर जाता हूँ और बातें सुनता हूँ और बस काम, 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 और मेरा इसीलिए घर जाने को दिल नहीं करता। और रोज़ जब भी आते थे तो अपनी बेगम के गिले-शिकवे और वही जो एक वतीरा है, तरीका है लड़कियों को पटाने का, जो लड़कियों को आमतौर पे नहीं पता होता। और शादीशुदा मर्दों से ज़्यादातर मैंने 90% बल्कि 95% जो लड़कियों की दोस्ती का सुना है, तो उनके केसेस में वो यही बताती नज़र आती हैं कि पहली बीवी जो है उन्हें इग्नोर करती थी, पहली बीवी जो है वक़्त नहीं देती थी, पहली बीवी में ये बुराई थी, पहली बीवी में वो बुराई थी। और ऐसे में वो बुराइयाँ जो हैं उनको वो लड़कियाँ जो होती हैं अपने आप को और अच्छा बनाकर दिखाने की कोशिश करती हैं, और वो समझती हैं कि बस मैं ही हूँ इनके लिए, और यही सब कुछ इधर चल रहा था। अब यहाँ पे जॉब करते हुए ऐसे कोई ढाई 3 साल होने वाले थे, और मामलात बहुत ज़्यादा ऐसे आगे बढ़ते जा रहे थे, बाहर मिलना, मिलाना, टूर्स पे जाना तो साथ चले जाना, और बहुत कुछ जो है वो इनके दरमियान आप कहिए कि बहुत ज़्यादा इनके दरमियान फ्रैंकनेस हो चुकी थी। अब ऐसे में ये जो लड़की है इसने अब इसे कहा कि आपको मुझसे शादी करनी चाहिए, इसके भी कोई रिश्ता तो आया नहीं था, मिडल क्लास फैमिली से थी, और जो नवीद साहब थे वो अच्छी गाड़ी में आते थे, एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड था उनका, ऊपर से उनका ऑफ़िस जो है उसमें भी उनकी पोज़ीशन बड़ी अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन थी। तो ऐसे में अब साइमा ने नवीद साहब से कहना शुरू किया कि आप जो है मुझसे शादी करें, मेरे घर रिश्ता लेकर आएँ। तो नवीद साहब कहते हैं कि मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ, मेरे तो बच्चे भी हैं, 2 बच्चे थे इनके, छोटे-छोटे, अभी तो बच्चा एक तो उनका इसी रिलेशनशिप के दौरान ही उनका एक बच्चा हुआ, तब भी साइमा जो है वो बड़ा मतलब उसका एक रिएक्शन था कि आप तो कहते थे कि मेरी अपनी बीवी से बनती नहीं, और उन्होंने कहा कि बनती नहीं है, लेकिन क्या करे बीवी है, और इस तरह करके उसको फिर बातों में फँसा लिया। यानी आप समझिए कि लड़कियाँ इस हद तक बेवकूफ़ बन जाती हैं। अब जब मामला इनका काफ़ी आगे बढ़ चुका था, और ये जो साइमा नामी खातून थी उसने अब ज़ाहिर-सी बात है तमाम हदें भी पार कर ली थी, और उसके बाद अब उसका प्रेशर जो है नवीद साहब के ऊपर बढ़ता चला जा रहा था। नवीद साहब जो है अब वो इससे जान छुड़ाना चाहते थे, लेकिन जान जो है वो छूटने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि अब साइमा ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर अब आपने मुझसे शादी ना की, तो मैं आपकी बीवी को भी बता दूँगी, आपकी तस्वीर, आपके चैट सब कुछ मेरे पास मौजूद है, और ये जो है अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो पागल होने के वर्ज पे थी, और उसको अब ये अंदाज़ा हो गया था कि अब ये जो है मुझसे अगर शादी नहीं करेंगे तो मैं कहीं भी शादी नहीं कर सकती, और इस तरह की सोच जो है उसने उसको अब आधा पागल कर दिया था। वहाँ दूसरी तरफ घर वालों की तरफ से भी प्रेशर था। 1-2 रिश्ते आए जो कि बड़े गैर मुनासिब थे, ऐज भी ज़्यादा थी, और वो वहाँ करना नहीं चाहती थी, चाहत उसकी यहाँ पर थी, मजबूरियाँ भी अब उसके आड़े आ गई थीं, और ऐसे में नवीद साहब ने उसे जब एक दिन साफ इनकार कर दिया कि मैंने अपनी बीवी से बात की, वो नहीं मानती, अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर साइमा जो है उससे अब और तो कुछ समझ ना आया, और साइमा ने अपनी एक दोस्त जो है उससे बात की, और उसने उसको एक अजीबो-गरीब सा मशवरा दिया। उसने ऐसे कहा कि यूँ करो कि तुम 2-3 गोलियाँ खा के तुम बेहोश हो जाओ, और तुम हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ। वहाँ पर साइमा जो है उसने फाइनली अपने दोस्त के कहने पर एक आध नींद की गोली खाई, और उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुँच गई, और उसके बाद नवीद साहब जो है उनकी वहाँ पे भाग-दौड़ लगी, क्योंकि इनकी दोस्त ने मशहूर कर दिया कि उनकी मोहब्बत में इसने अपने आप को इस तरह कर लिया। और अब नवीद साहब जो है चूँकि अब हर जगह बेइज़्ज़ती हो रही थी, नवीद साहब जो हैं वो भागे-भागे हॉस्पिटल पहुँचे, अब लोगों ने उन्हें लान-तान करना शुरू किया, जो करीबी दोस्त थे उन्होंने। और उसके बाद नवीद साहब को जब अंदाज़ा हुआ कि मामला जो है वो बहुत आगे जा चुका है, पुलिस केस भी बन सकता है, और फिर लड़की ने थोड़ा-सा वो ब्लैकमेल करने की जो एक जद्दोजहद थी वो भी उसकी कामयाब हुई, क्योंकि उसने बेसिकली इस चीज़ को एज़ अ टूल इस्तेमाल किया। बल्कि बाद में तो ये बात भी पता लगती है कि उसने बेसिकली ये सब कुछ किया ही इसलिए, इवन वो इस हद तक आगे भी इसीलिए गई ताकि नवीद साहब जो है उससे शादी करने पर राज़ी हो जाएँ। वो मामलात, तो वो इससे शादी करने पर राज़ी हो गए। शादी हो गई इनकी, और जो साइमा बेगम है
उन्होंने समझा कि मैंने बड़ा मार्का मार लिया और आखिरकार वो जो है उनके घर तो आ गई, लेकिन खुफिया घर, यानी कि अब पहली बेगम को नहीं पता और दूसरी बेगम जो है वो रह रही हैं। चीज़ें छुपी तो रहती नहीं, आखिरकार जब अक़्ता खुलता है तो उसके बाद मामला बहुत संगीन होता है, क्योंकि अब इनके यहाँ भी एक बच्चा जो है बच्ची है उसकी विलादत हो गई है, वहाँ पे भी जो है मामला कुछ इसी तरह का है कि 2 बच्चे हैं, फैमिली सपोर्ट सिस्टम है। तो यहाँ पर आकर अब नवीद साहब के पास 2 रास्ते रख दिए गए, या इसको रखो या उसको रखो। और नवीद साहब ने कुरा जो है वो पहली बीवी के नाम डाला, क्योंकि पूरी फैमिली वहाँ पर थी, वहाँ से 2 बच्चे थे। और आखिरकार साइमा तलाक लेकर अपने घर वापस आ गई। ये कहानी जो है मेरे साथ जब उन्होंने शेयर की तो उन्होंने कहा कि आप ज़रूर ये इसलिए बताइए कि ये लड़कियाँ जो हैं ये एक ऐसे रास्ते पर जब चल पड़ती हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेती हैं अपने ही हाथों से। वो समझती हैं कि शायद कोई अ, चीज़ जो है उनकी ज़मानत बनेगी, गारंटी बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस तरह से साहिमा ने ना सिर्फ़ ये कि अपनी ज़िंदगी तबाह की, बल्कि अपने बच्चे के लिए भी उसका मुस्तकबिल जो है वो तारीक किया। एनीवे नवीद साहब जो है वो अपनी पहली बेगम के साथ हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार ही रहे थे, लेकिन मुकाफ़ात अमल भी होता है। और मुकाफ़ात अमल कुछ इस तरह का था कि उनकी जो बेगम है, कुछ अरसे के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब बेगम की जब डेथ हो गई, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा से साइमा से रुजू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक साइमा जो है, उसके लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आ गया था और उसके वालिदैन ने एक पहले से शादीशुदा मर्द के साथ, जिसकी बेगम जो है फ़ौत हो चुकी थी, उससे उनकी शादी कर दी और वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ चली गईं और वहाँ से वो इंग्लैंड चली गईं और फिर ज़िंदगी जो है आगे उनकी जैसे भी गुज़र रही है। अल्लाह ताला हर एक को हिदायत दे और मौका दे ज़िंदगी को सँवारने का। मुकाफ़ात अमल भी होता है। अब नवीद साहब जो हैं वो अकेले अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ना ये बीवी रही, ना वो बीवी रही। लेकिन कभी-कभी कहानियाँ जो है हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ बता देती हैं। एक खातून, एक लड़की जब घर से निकले तो उसने ज़माने को किस तरह से फ़ेस करना है और कभी भी किसी चीज़ को हथियार या औज़ार ना समझिए, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है और वो उस निज़ाम के मुताबिक दुनिया को चलाता है। अगर इंसान इतना ही चालाक हो, होशियार हो, तो फिर सारी दुनिया जो है वो अपने ही मुताबिक कर ले और बाकी सब तरसते ही रह जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि रब की ज़ात भी मौजूद है और मुकाफ़ात अमल भी मौजूद है। एनीवे, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।